गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्चना परिवार के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उसके आगे के बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले जो है वो है कि हम जब आज़ाद हुए तो हमारे देश के सामने सबसे प्रमुख जो 3 चुनौतियां थी, उनमें सबसे पहली जो चुनौती थी वो थी एकता के सूत्र में भारत को बांधे रखना तथा उसके बाद हमारे राष्ट्र का निर्माण करना। और दूसरी जो चुनौती थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि हमें एक ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करनी थी जो हमारे संविधान से भी मेल खाता हो। और तीसरी जो समस्या थी वो थी विकास की, यानी कि हमें जिन परिस्थितियों में आज़ादी मिली उसके साथ हमें विस्थापन एवं पुनर्वास जैसी प्रमुख समस्याएं सामने थी। लेकिन उसके बाद हमें हमारे यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसीलिए हमारे देश को विविधताओं वाला या विभिन्नताओं वाला देश कहा जाता है। जैसा कि आज कहते हैं कि भारत एक विविधताओं में एकता वाला देश है, और हम इसको एकता वाला देश तभी कह सके जब हम सभी को एकजुट रख सके। यहाँ पर एकता के सूत्र में बंधे रहने के लिए मैं भारत की आज़ादी के समय की एक छोटी सी घटना का यहाँ जिक्र करता हूँ। एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। और इनको इसलिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जो पश्चिमोत्तर राज्य थे भारत के, अगर पश्चिमोत्तर राज्य की बात करो तो वर्तमान जो पाकिस्तान है और जो कश्मीर वाला हिस्सा है, ये दोनों जो भाग थे, इन दोनों भागों में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेमस थे और लोग इनका मन से समर्थन करते थे। और वहीं दूसरी बात, ये मुस्लिम समुदाय के एकमात्र ऐसे ताकतवर नेता थे जिन्हें विभाजन का सबसे ज़्यादा विरोध इन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद भी मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के सामने हमारे देश को विभाजन होना पड़ा। अब इसमें चाहे तो आप मोहम्मद अली जिन्ना को दोषी ठहरा सकते हो या फिर ब्रिटिश सरकार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भी यही चाहती थी कि भारत विभाजन के साथ आज़ाद हो। तो इस प्रकार से अनेक विभिन्नताओं की स्थितियों के साथ हमें आज़ादी प्राप्त हुई, और इसमें बहुत सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दो देश बने तो इन दो देशों की बुनियाद में जो भारत था उसने सभी धर्मों को अपने यहाँ स्थान दिया, जबकि जो पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान में इस राष्ट्र को मुस्लिम संप्रदाय यहाँ पर बहुलता में था, इसलिए पाकिस्तान को मुस्लिम देश के रूप में जाना गया, जबकि जो भारत है वो सभी धर्मों को समान महत्व देने वाला देश बना। तो भारत में इतनी विविधताओं को एकजुटता के साथ बांधे रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि इतना विशाल देश जिसमें इतनी सारी विविधताएं हैं वो कभी एकजुट नहीं रह सकता। अब आते हैं दूसरा बिंदु। देखिए, लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं और हमने जिस लोकतंत्र को अपनाया वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित था। हमारे यहाँ पर दो प्रकार की संसद केंद्र में, जिसमें एक है लोकसभा और दूसरी जो है वो है राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर है, जबकि लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जो लोकतंत्र हमारे
संविधान के अनुसार सही प्रकार से काम कर सके और इसमें हमें संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र की स्थापना हमने भारत में की, ताकि हमारा संविधान और लोकतंत्र सही प्रकार से काम करे। इसमें नेपाल का उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, जिसमें वहाँ की व्यवस्थाओं के कारण ही वहाँ के संविधान को कई बार अब तक बदला जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित तो कर दिया गया था, लेकिन जो शक्तियाँ थी वो ज़्यादातर शक्तियाँ जो राजा वहाँ का है उसने अपने पास रख ली और ऐसी स्थिति में नेपाल में विद्रोह हो गया और पुनः वहाँ पर सही प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करना पड़ा। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, देखिए दूसरे पॉइंट में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है वो है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र। इसी प्रकार से तीसरी जो समस्या है थी वो थी विकास की, और उसमें भी अल्पसंख्यक और जो पिछड़े हैं उन सबको बराबर का महत्व देते हुए हमें विकास करना है। और उसमें भी क्योंकि विभाजन के साथ ही हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी स्थिति काफी कठिन थी। इसी स्थिति में हमें आर्थिक पहलुओं पर भी विशेष जोर देना था। इसके लिए विकास के पहलुओं को ध्यान में रख करके हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व वो हैं जिसमें जो राज्य सरकारें हैं वो अपना जो शासन चलाती हैं उस शासन के लिए इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियमों के आधार पर अगर राज्य सरकार अपना शासन चलाती है तो निश्चित रूप से हम विकास को हासिल कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी राज्य सरकार बाध्य नहीं है। चाहे तो वो इन्हें अपना सकती है और चाहे वो अपने नियम भी बना सकती है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो इतने अच्छे हैं कि उनको हर राज्य सरकार अमल में लाती है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रमुख जो चुनौतियां थी भारत के नव राष्ट्र निर्माण के समय, उनमें से एकता के सूत्र में भारत को बांधे रखना, लोकतंत्र की स्थापना, और तीसरी थी विकास को गति प्रदान करना या विकास करना। क्योंकि यहाँ पर जब विभाजन हुआ तो भारत में सभी धर्मों के लोगों को रहने का स्वतंत्रता दी गई, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम बुनियाद पर बना। इसीलिए भारत में विभाजन और विस्थापन की स्थिति बनी। अगली क्लास में हम विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।